मकई की अच्छी पैदावार हासिल करने के हवाले से कौन से ऐसे तरीके इख्तियार किए हुए हैं जिनसे आपकी मकई की पैदावार जो है वो बेहतर आती है? पेस्ट और वीडिसाइड का कंट्रोल, मॉइस्चर कंट्रोल और टाइमली कंट्रोल, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप प्रिवेंट कर लें किसी चीज़ को आने से, आने ही ना दें बीमारी को, ना पेस्ट को आने दें, ना आप अपने वीड्स को बढ़ने दें, तो वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होंगी। आप किन खूबियों की बिना पर जो है बीज का इंतखाब कर रहे होते हैं? और उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर हम डिसीजन ले रहे होते हैं कि हमने अली में कौन सा लगाना है और उसको पिछेती काश्त में कौन सा लगाना है। दरमियानी से पछेती काश्त, अब ये जो है टाइम जोन जो है, इसके अंदर आप किस बीज का इंतखाब कर रहे होते हैं और किस खूबी की बिना पर कर रहे होते हैं? शाहकार की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये हीट टॉलरेंट था और एंड तक सरसब्ज रहने की जो उसकी खूबी है ना, वो बहुत आउट क्लास है। तो आपकी जो प्लांट पॉपुलेशन है वो एक अच्छी ईल्ड के लिए बहुत ज़रूरी है और वो पॉसिबिलिटी सिर्फ मैकेनाइजेशन के थ्रू है, बाय हैंड आप नहीं कर सकते। जब प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो वेरी कर रहा होगा तो उसमें फिर अल्टीमेटली इफेक्ट ये आएगा कि यकसा छलियाँ नहीं मिलेंगी। नहीं होंगी। स्टोरेज फैसिलिटी और स्टोरेज कैपेबिलिटी दोनों अलहदा चीज़ें हैं और दोनों बहुत ज़रूरी हैं। जब हम कॉर्न पिकर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दाना ना गिरना या कॉर्न पिकिंग मशीन में दाने का ना गिरना, ये एक बहुत बड़ी ख़ासियत है क्योंकि उससे ग्रेन लॉस नहीं होता। ये ओवरऑल पूरे पंजाब में जितने भी हमारे पास बान ग्रोअर्स हैं सबको हमने ये फैसिलिटी जो है इस दफ़ा जी बिल्कुल जी। पायनियर के पास 2 वैरायटीज़ है, एक शाहकार और दूसरा P1541। दोनों बेहतरीन वैरायटीज़ हैं, जल्दी पक कर तैयार होती हैं और सबसे अच्छी बात ये दोनों हीट टॉलरेंट है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पाइनियर कॉर्न कहानी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान खालिद रहमान। हाजिर हैं पाइनियर कॉर्न कहानी की नई एपिसोड नए मेहमान के साथ। आज हमारे दरमियान एक नौजवान बाहिम्मत प्रोग्रेसिव फार्मर मौजूद हैं जिन्होंने जदीद तरीक़ा काश्तकारी को अपनाते हुए ना सिर्फ अपनी पैदावार को बेहतर बनाया बल्कि दूसरे ज़िम्मेदार भाइयों के लिए भी ये मशले राह साबित हुए। ये हमारे पाइनियर पासबान ग्रुप के मेंबर हैं, अपने इलाका में जदीद टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के पाइनियर हैं। जनाब मुनीब फजल साहब, सर वेलकम टू आवर शो। जी थैंक यू खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ए वेरी गुड इनिशिएटिव जो कि पाइनियर लेके आई है, पाइनियर कॉर्न कहानी का। थैंक यू। इसमें हमारे जैसे फार्मर भी आप बुला रहे हैं और हमारे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं और बिल्कुल मैं उम्मीद रखूँगा कि हमारे इन एक्सपीरियंसेस से कुछ हम आपसे भी सीखेंगे, कुछ लोग हमसे भी सीखेंगे और चीज़ें इस तरीके से आगे चलती रहेंगी। इंशाल्लाह आज बड़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन जो है होने जा रही है। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। स्टार्ट में मुनीब साहब अपना जो है हमारे किसान भाइयों को तारफ़ कराएं और अपना ये बताएं कि टोटल आपकी कितनी फार्मिंग है और कब से फार्मिंग कर रहे हैं? मैं तकरीबन 2016 से ग्रेजुएशन के बाद BBA लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से, तब से मैं फार्मिंग में हूँ और उससे पहले मेरे वालिद साहब देखते थे और उससे पहले दादा। तो आप कह सकते हैं कि मैं 3rd जनरेशन हूँ फैमिली में और हमारी तकरीबन 350 एकड़ पे फार्मिंग है। बट फैमिली बिज़नेस में अगर आप देखें तो हम तकरीबन 1000 एकड़ पे जाते हैं इसको फार्मिंग को लेकर। माशाल्लाह। आप अपने इलाका में मकई की पैदावार अच्छी हासिल करने के हवाले से जाने जाते हैं, तो किसान भाइयों की भी रहनुमाई करें, किसान भाइयों को गाइड करें। मकई की अच्छी पैदावार हासिल करने के हवाले से कौन से ऐसे तरीके इख्तियार किए हुए हैं जिनसे आपकी मकई की पैदावार जो है वो बेहतर आती है? देखिए खालिद साहब, ये इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं है बट ऑब्वियसली इसमें 3-4 पर्सपेक्टिव आ जाते हैं और सबसे पहले और फॉरमोस्ट जो है वो बीज का इंतखाब। अब वो इंतखाब डिपेंड करता है आपके मौसम पे, आपके अर्ली लगा रहे हैं उसको, पिछेती काश्त कर रहे हैं, साइलेज के लिए लगा रहे हैं, पकाने के लिए कर रहे हैं, तो मल्टीपल रीज़न्स आ जाते हैं। इसके बाद मौसम बहुत इफ़ेक्ट कर रहा होता है। थर्डली हमने सॉइल सैम्पलिंग अपनी ज़मीनों की करवाई होती है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल, DAP, फास्फोरस, यूरिया किस मिकदार में देनी है, बर वक्त देनी है और कब देनी है, वो सब चीज़ें इस पे हम उसको देख रहे होते हैं। बिल्कुल सही। और इसके अलावा पेस्ट और वीडिसाइड का कंट्रोल, मॉइस्चर कंट्रोल और टाइमली कंट्रोल, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि अब जो सिचुएशंस चल रही होती हैं टाइम को लेकर, साथ फसल को लेकर, तो वो बाद में उस तरीके हमें
ना टाइम मिलता है ना उसका मौसर हल मिलता है। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स इसमें ऐसे होते हैं कि जो नुकसान की माशी हद है, जब वो उससे आगे निकल जाता है, नुकसान ज़्यादा हो जाता है, फिर वो स्प्रे कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एग्जैक्टली। जो एक प्रॉपर मिसाल भी है और दी भी जाती है। और अब फसल में भी यही चीज़ें हो गई हैं कि आप प्रिवेंट कर लें किसी चीज़ को आने से, आने ही ना दें बीमारी को, ना पेस्ट को आने दें, ना आप अपने वीड्स को बढ़ने दें, तो वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होंगी। और लास्टली पे जो डिसीजन है वो पानी का इस्तेमाल, आबपाशी किस वक्त पर, किस मिकदार में। अर्ली स्टेजेस पे ज़ाहिरी बात है डिफरेंट है, लेटर ऑन स्टेजेस पे, टेस्टिंग स्टेज पे पानी का इस्तेमाल थोड़ा फ़र्क होता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये डिसीजन मेकिंग में हमारे डिफरेंट को ज़रा वाजे करें कि अर्ली स्टेजेस पे पानी आप जो है कम लगा रहे होते हैं, ज़्यादा लगा रहे होते हैं, किन स्टेजेस पे आप जो है पानी ज़्यादा लगा रहे होते हैं, हमारे फार्मर्स की रहनुमाई करें ज़रा। देखिए अर्ली स्टेजेस में तो खालिद साहब पानी बिल्कुल हम कम रखते हैं। कम से मुराद ये है कि कोशिश करनी चाहिए, जो कि आजकल गलती हो जाती है, रूट्स को पानी नहीं लगना चाहिए, रूट से पानी नीचे ही होना चाहिए। और स्पेशली V6 स्टेज से पहले तक, जहाँ पे पौधा अपने डिसीजंस कर रहा होता है कि उसने लाइंस कितनी बनानी है, ग्रेन क्या होएगा, क्या हिसाब पे होएगा, कौन के सब मतलब डिसीजन उस टाइम पे पौधा कर रहा होता है। और अर्ली स्टेजेस पे आप कोशिश करें कि पानी कम रखें। हाँ, दौरानिया आप कम कर लें, आप ऑलरेडी हफ्ते बाद लगा रहे हैं, आप उसको 4 दिन पे लें, 5 दिन पे लें, बट पानी की मिकदार कम रखें ताकि पौधे को जितनी ज़रूरत है वो ले सके। और इसी तरीके लेटर ऑन स्टेजेस पे जब छल्ली बन रही होती है, दाना डाल रहा होता है, उस टाइम पे भी सेम सिचुएशन करें आप कि कोशिश करें पानी जो है आपका रूट्स तक ना पहुँचे। दौरानियाँ कम रखें, पानी की मिकदार पूरी रखें, ड्यूरेशन कम ज़रूर कर लें। तो उससे ये होगा कि एक आपका पौधा जो है, ये जो हमने एंड पे देखा है कि काफ़ी अब इश्यूज़ आते हैं, मज़ीद उसको डिस्कस भी कर लेंगे, सूखता है पौधा, वो चीज़ें नहीं होती। जी, ओवर इरिगेशन का स्ट्रेस आता है, उसमें न्यूट्रिशन के लॉसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे ही है, मतलब आप देखें ना, एक बंदे को रिक्वायरमेंट उसकी 1 रोटी की है, हम उसको 1.5 दे दें, 2 दे दें, वो बचा देगा, वो पूरी नहीं करेगा। सेम सिचुएशन प्लांट के साथ है कि उसको ग्राम्स के हिसाब से, केजीज़ के हिसाब से यूरिया चाहिए। हम बोरियों पे बोरियां लगा देते हैं, फिर वो बाद में देखते हैं जी कि वो 5 बोरी लगाने वाले की भी पैदावार सेम है, 3 लगाने वाले की भी सेम है, बाज़ों का 3 वाले की 5 से भी बेहतर है। बिल्कुल ऐसे। तो ये सब चीज़ें अब आजकल ज़रूरी हो गई हैं, क्योंकि कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारा मुनाफा है। बिल्कुल सही। और अगर हम वो ही यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो अब जो सिचुएशन है मार्केट की है, आप यील्ड की ले लें, वो सब चीज़ें फिर इवेंचुअली आपको इफ़ेक्ट करती हैं। बिल्कुल सही, की पॉइंट्स आपने बता दिए कि उसकी जो है काश्त से लेके उसकी बर्दाश्त तक, बर्दाश्त के हवाले से थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को गाइड करें कि मकई की कटाई जो है वो आप कब कर रहे होते हैं। देखिए जी खालिद साहब, ये एक बड़ा ना अहम सिचुएशन भी होती है, और उस टाइम पे एक कंडीशन भी है कि जो हम सब चीज़ें ना जल्दी जल्दी के चक्कर में ना रेट अच्छा ले लें, रेट अच्छा ले लें, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है 200-300 रुपये का मार्केट का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि फ्रेश हार्वेस्टिंग आ रही होती है, नई मक्की आ रही होती है, देखा देखी भी काम चल रहा होता है, देखा देखी भी चल रहा होता है। ये सब चीज़ें देखें, देखा देखी तो ज़्यादा काम चल रहा होता है। अब ज़ाहिरी बात है, कुछ फार्मर्स मेरे से इन्फ्लुएंस्ड होंगे, कुछ फार्मर मेरे पड़ोसी से इन्फ्लुएंस होंगे। वो अगर मेरी मक्की लेट्स से सपोज 100 डेज़ की है, तो मैंने उसको हार्वेस्ट कर दिया कि यार ठीक है, चलो जल्दी जल्दी अच्छा रेट मिल जाएगा, वो साथ वाला भी कोशिश करेगा कि एंदी होगी, ये साड़ी भी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो चीज़ें ज़ाहिर बात है, वो फॉलो करते हैं लोग, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन आइडियल सिचुएशन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लॉस है, वेट लॉस है, ग्रेन लॉस आता है और अच्छा खासा आता है, 20 to 30% लॉस आता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जब दाने का नक्कू काला हो जाए तो तब ना आप उसको छेल करवाएं या उसको हार्वेस्टिंग करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये बहुत की पॉइंट है इसमें। वो ज़ाहिर बात है, उस टाइम पे हम लोग डिसीजन ले रहे होते हैं क्योंकि लेबर भी शॉर्टेज होती है, इस तरीके की चीज़ें चल रही होती हैं, बट आइडियल सिचुएशन यही है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ब्लैक लेयर जब बन जाती है, वो बेसिकली एक टाइम होता है जब जो है दाने का कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है, पीछे से फूड जो है ट्रांसमिशन जो है वो रुक जाती है। हाँ जी, ऐसे ही है। ये चीज़ें सब इसमें बहुत पॉइंट हैं, और
एक आइडियल प्लॉट के लिए, एक आइडियल यील्ड के लिए ये सब चीज़ें ना बहुत ज़रूरी हैं। ये तो मैंने भी अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि बहुत सारे फार्मर ये देखते हैं कि नेबर, जो हमारे नेबर में फार्मर है उसने कटाई शुरू कर दिया तो मैं भी कटाई कर लूँ। जब देखते हैं कि वो तकरीबन नुकसान जो है 20 से 30% था, आपने बिल्कुल सही कहा, वो हो जाता है उसमें। ये ROI ही है बेसिकली। जी बिल्कुल ऐसे। और आप 20% ज़्यादा पैदावार लेके वो लॉस पूरा कर लें या 20% कम लेके, बट वो उधर से आप रेट ज़्यादा मिल जाता है। एग्जैक्टली। सो ये सिर्फ एक वो माइंड पर्सपेक्टिव है, उसको दिमाग को समझाना है कि क्या है। तो वो इवेंचुअली अगर आप निकालेंगे उसको, हिसाब किताब करने बैठेंगे, तो वो दोनों चीज़ें बराबर होंगी। मुनीफ साहब, आपने सबसे पहले अच्छे बीज के इंतखाब के हवाले से किसान भाइयों की रहनुमाई की। थोड़ा सा इसमें किसान भाइयों को मज़ीद ये बताएं कि आप किन खूबियों की बिना पर जो है बीज का इंतखाब कर रहे होते हैं। खालिद साहब, इसमें भी डिफरेंट चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहले तो वक्त काश्त, गेती के लिए हम अलहदा चीज़ देख रहे होते हैं। पिछेती काश्त के लिए उसमें थोड़ा सा और चीज़ माइंड में होती हैं। और इसके साथ साथ यील्ड ऑब्वियसली एक मेन पॉइंट है जो हमारे जहन में होता है। और फिर पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो पिछले सालों के ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, किन वैरायटीज़ ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, वो सब चीज़ें हम माइंड में रख रहे होते हैं। और उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर हम डिसीजन ले रहे होते हैं कि हमने अर्ली में कौन सा लगाना है और उसको पिछेती काश्त में कौन सा लगाना है। बिल्कुल सही है। वक्त काश्त के हवाले से आपने बताया, तो ज़ाहिरी बात है उसमें आप उसको सेगमेंटाइज करते हैं अगेती काश्त में, दरमियानी से पछेती काश्त में। बिल्कुल। तो अगेती काश्त के हवाले से हमारे किसान भाइयों की रहनुमाई करें कि अगेती काश्त में आप जिस बीज का इंतखाब कर रहे होते हैं वो किन खूबियों की बिना पर कर रहे होते हैं, और जो है पास्ट एक्सपीरियंस आपका उस बीज के हवाले से क्या है। देखिए जी, मैंने आपको पहले बताया मैं आया था 2016 से फार्मिंग में, और यकीन करें तब से P1429 से बेहतर ना कोई इंतखाब रहा कोई नहीं है अगेती खास के लिए स्पेशली। बिल्कुल सही। और अब तो वैसे नई वैरायटीज़ आ गई हैं, तो इवन ये लेट काश्त में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करता रहा है। अर्ली मार्च सोइंग में भी इसने बेहतरीन दी है। सो अर्ली काश्त के लिए हमारा सबसे जो अव्वलीन तरजीह है ना वो P1429 है, और अभी पिछले साल से P1541 भी, क्योंकि ये एक जो नई वैरायटी आपकी आई है इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये अर्ली मैच्योरिटी है। और अर्ली मैच्योरिटी होने की वजह से 15 से 20 दिन का गैप डालती है, जो कि एक अर्ली ग्रोवर को बहुत फ़ायदेमंद होता है, उसको अर्ली हार्वेस्ट के लिए भी और सेल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। बिल्कुल। और टाइमली प्रोड्यूस मंडी में आके अच्छा रेट जो लेने के ख्वाहिशमंद होते हैं ना, जो कि अर्ली हार्वेस्ट भी करते हैं, जी जी जी, वो बहुत चीज़ ज़रूरी है। तो ये दो वैरायटीज़ जो हमारे अर्ली के लिए बहुत हमें पसंद है। एक्स्ट्रा ये भी उसमें ये होता है कि नेक्स्ट जो क्रॉप है वो भी आपके लिए टाइमली प्लांट हो जाती है। जी बिल्कुल, वो तो ज़ाहिर बात है कि एक अर्ली लगाने वाले का मकसद ये होता है कि अगली फसल आए, और अगली फसल से वो यकीन करें हमारे माइंड में ना वो एक पोटैटो सीज़न ना बिल्कुल हर वक्त चल रहा होता है कि हमने किसी तरीके से भी करा के ना पोटैटोज़ हमारा लेट नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। तो उसके लिए ना ये जो 15 से 20 दिन का मार्जिन है ना, ये बहुत है। बिल्कुल। ये एक फार्मर के लिए आइडियल है, अगली फसल प्लान करने के लिए भी, लगाने के लिए भी, और उससे अगली फसल को माइंड में रखने के लिए भी। बिल्कुल सही है। दरमियानी से पछेती काश्त, अब ये जो है टाइम जोन जो है, इसके अंदर आप किस बीज का इंतखाब कर रहे होते हैं और किस खूबी की बिना पर कर रहे होते हैं। देखें जी, पाकपतन में हम दरमियानी से पछेती काश्त लेते हैं। आप इसको ले लें 15 फरवरी से लेके एटलीस्ट 15 मार्च तक। सही। तो फरवरी वाला जो टाइम पीरियड है ना, वो 14-29 के लिए बड़ा आइडियल है। और इसके साथ साथ ही पिछेती काश्त में पिछले 3 साल से शाहकार से अच्छा परफॉर्मेंस मैंने नहीं देखा किसी सीड ने दिया है। उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि जितनी मर्ज़ी गर्मी रही है, मतलब कि आप पिछले 2 से 3 साल का आप टेम्परेचर डेटा लें, उसमें आप चेक करें कि आज 2030 का साल एक आइडियल साल गया था मक्की के लिए। हर हाइब्रिड ने बहुत आउट क्लास परफॉर्म किया था। लास्ट ईयर इसमें आके चैलेंजेस आए, शाहकार ने फिर बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और इस साल भी जहाँ पे ओवरऑल हर हाइब्रिड ने अपना पोटेंशियल लूज़ किया, एवरेज लूज़ की, फार्मर की यील्ड्स बहुत कम है, बट ये 2-3 हाइब्रिड्स ने बहुत अच्छा, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस में शाहकार से बेहतर लेट किसी ने नहीं परफॉर्म किया। बिल्कुल ऐसे ही। असल में मौसमियाती तब्दीलियां जो है ना, उनकी वजह से मौसम बड़े अनसर्टन हो गए हैं सर। बिल्कुल, इस साल भी बहारिया में टेम्परेचर एक्सट्रीम्स रही हैं और ओवरऑल फार्म यील्ड जो है, एवरेज यील्ड जो है वो कम आई है। बिल्कुल ऐसे ही है। शाहकार की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये हीट टॉलरेंट था,
और एंड तक सरसब्ज रहने की जो उसकी खूबी है ना वो बहुत आउट क्लास है। मतलब गर्मी को बर्दाश्त करते हुए छलियाँ यकसा होना, एक अच्छे रंग में होना, और सबसे बड़ी खूबी ये कि जो उसकी फीलिंग थी ना वो भी टिप तक थी। ज़बरदस्त। और आंधी तूफ़ान, मतलब कि यकीन करें हर सिचुएशन ना इसने बर्दाश्त की है। और ये एक और डिसीजन भी है मेरे पास, मतलब कुछ मेरे दोस्त हैं डेयरीज वाले जो कि बड़े शौक़ से साइलेज बनवाते हैं, इसने हमें साइलेज में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अच्छा। मतलब लेट में भी लगा के, और 500 मन प्लस इसकी जो यील्ड आना माउंट्स पर एकड़ वो भी हमें इसने दी है। लेट शाकात प्लांटिंग में इतनी ज़बरदस्त जो है लेट प्लांट साइलेज यील्ड। बिल्कुल 530 40 50, इवन अर्ली वाली जो कुछ थे वो तो 70 80 तक भी गए हैं। तो ये एक बहुत ना अच्छी सोर्स ऑफ साइलेज भी है और न्यूट्रिशनिस्ट भी है एज़ कम्पेयर टू अदर वैरायटीज़। ठीक है। और पायनियर का ये वादा है इन वैरायटीज़ में डेयरीज़ के लिए। तो ये चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा है, इसके करैक्टर्स और खूबियाँ और भी बेहतर है। बिल्कुल। तो ये लेट के लिए तो यकीन करें इससे अच्छा ऑप्शन मेरा नहीं ख्याल मार्केट में कोई अवेलेबल है अभी। नीव साहब, आप मकई की अच्छी पैदावार हासिल कर रहे हैं, इसके बावजूद भी कुछ मसाइल दरपेश होते होंगे, और हमारे जो किसान भाई हैं उनको भी बहारिया मकई में ख़ास तौर पर किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? जी खालिद साहब, बिल्कुल चैलेंजेस और मसाइल तो हर साल बढ़ते जा रहे हैं और हर साल कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलता है। बट कुछ चीज़ें हैं जो कांस्टेंट हैं, जो काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ, उन चीज़ों में कोई बेहतरी भी नहीं आ रही। बहुत कम फार्मर हैं जो कि उसको अडॉप्ट कर रहे हैं उन चेंजेस को। उनमें सबसे बड़ा इशू जो हमारी साइड पे, जो लेफ़्ट राइट पे 3 डिस्ट्रिक्ट्स पाकपतन, ओकाड़ा, कसूर में है, सबसे बड़ा मसला जी अब हो गया लेबर का। ओके। लेबर को ले तो ये आपके सोइंग के टाइम पे बाज़-औक़ात लेबर नहीं मिल रही होती, मक्की लगाने के टाइम, और बाज़-औक़ात हार्वेस्टिंग के टाइम नहीं मिल रही होती, क्योंकि ये एक बहुत ही छोटी सी विंडो है जिसमें मक्की लग रही होती है और हार्वेस्ट हो रही होती है। एंड टाइम इज़ मनी, क्योंकि आप दिन ब दिन आपकी जो चीज़ें हैं वो उसी हिसाब से इम्पेक्ट कर रही होती हैं। आपका मौसम कर रहा होता है, बीज की वैरायटी कर रही होती है, वो टाइम बहुत ज़रूरी हो गया है। प्लांटिंग लेट हो रही है तो ज़ाहिर बात है यील्ड इफेक्ट होगी। बिल्कुल। अगर हार्वेस्टिंग लेट हो रही है तो उससे ये है कि नेक्स्ट क्रॉप जो है वो टाइमली प्लांट नहीं हो सके होगी। और इसमें जो इसका सोल्यूशन है वो फार्म मैकेनाइजेशन है। बहुत फार्मर्स हैं जिन्होंने अब मेज़ प्लांटर्स ले लिए हमें, बट स्टिल अभी भी काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पे हाथों से मक्की लगती है। तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये है कि नंबर ऑफ़ प्लांट्स नहीं पूरे होते। एटलीस्ट प्लांटर में आपको पता है कि उसने 6 से 7 इंच या 8 इंच जितने पे भी आपने उसको एडजस्ट किया, उसने सीड गिराना ही गिराना है। बिल्कुल ऐसे है। तो आपकी जो प्लांट पॉपुलेशन है वो एक अच्छी यील्ड के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो पॉसिबिलिटी सिर्फ मैकेनाइजेशन के थ्रू है, बाय हैंड आप नहीं कर सकते। और मैं ये समझता हूँ बड़े अच्छे ऑप्शन अब मार्केट में मौजूद हैं और उनकी तरफ स्विच करना चाहिए फार्मर को। बिल्कुल जी। देखें, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमने अडॉप्ट ना की हो और वो चीज़ वहीं पे रुक गई हो, इवेंचुअली हमें अडॉप्ट करना पड़ती है। बिल्कुल। चाहे वो आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ले लें, चाहे आप फूड इंडस्ट्री ले लें, चाहे आप और कुछ भी ले लें, वो हमने चीज़ें एक्सेप्ट की हैं तो ही वो जाके चीज़ें हमारे लिए आसान हुई हैं, अदरवाइज़ नहीं हुई। इसी तरीके अगर आप देखें तो वो एक हाथ है जो मक्की लगा रहा है, अब वो एक हाथ 1 एकड़ में तो नहीं है। एटलीस्ट 8 से 10 लेबर के बंदे हैं जो कि वो लगा रहे हैं। वो 10 के 10, अब वो 10 हैं तो 10 ज़रबे आप 2 कर लें, 20 हाथ हो गए। वो 20 के 20 हाथ एक एग्जैक्ट पॉइंट पे मक्की नहीं लगा सकते। कोई एक 7 पे लगा रहा होगा, कोई 6 पे लगा रहा होगा। फिर मज़े की बात, आप उनको 8 इंच कहेंगे तो वो 9 पे लगाएंगे, 6 कहेंगे तो वो 7 पे लगाएंगे। उनके नज़दीक हो ना कि लाइए मुकाइए तो अगले प्लाट च बढ़िए, जान छुड़ाइए। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि उनको तो एंड ऑफ द डे दीजिए, लेबर को अपने मजदूरी से कर्ज है। उसने नहीं देखना कि फार्मर का क्या जा रहा है या क्या नहीं जा रहा, उसकी कितनी इनपुट है, कितना खर्चा है। वो चीज़ें ना, वो एहसास जो है ना वो अब नहीं रह गया हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। जब प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो वेरी कर रहा होगा तो उसमें फिर अल्टीमेटली इफेक्ट ये आएगा कि यकसा छलियाँ नहीं मिलेंगी और पैदावार नहीं अच्छी है। आपकी कभी भी इक्वल डिस्टेंस ना होने पे सेम कॉर्न साइज नहीं होएगा, प्लांट की हेल्थ वो नहीं होएगी। एक हो सकता है एक को डिस्टेंस ज़्यादा मिल गया तो उसको खुराक ज़्यादा मिल रही है जी, एक को कम मिल रहा है तो उसको कम मिल रही है, और वो साइज़ में डिफ़र करेगा।
बिल्कुल ऐसे ही। ये चीज़ें हैं। फिर इसके अलावा अगले मसाइल में जो सबसे बड़ा मसाइल अब मैं सोचता हूँ जो कि हर फार्मर के पास होना चाहिए जो कि नहीं है, वो है स्टोरेज फैसिलिटी और स्टोरेज कैपेबिलिटी। दोनों अलहदा चीज़ें हैं और दोनों बहुत ज़रूरी हैं। अब आप देखें कि पिछले 2 से 3 साल का अगर ट्रेंड देख लें तो जिस फार्मर ने मक्की स्टोर करने की उसके पास कैपेबिलिटी थी, उसके पास फैसिलिटी थी, उसने उसमें फ़ायदा किया है, उसको फ़ायदा हुआ है। इस दफ़ा भी आप देख लें, मार्केट का रेट उठा के देख लें, जून का रेट देख लें, जुलाई का देख लें और फिर आप अगस्त का रेट देख लें। बिल्कुल ऐसे। इनिशियली 1800 2000 था, वहाँ से शुरू हुआ है और 3500 3600 पे जाके कहीं जाके कुछ अर्सा के लिए स्टेबल हुआ है। 4000 प्लस भी चला गया था बीच में। कुछ दिन लोगों फार्मर्स ने वो भी लिया है। बिल्कुल तो वो जो स्टोरेज फैसिलिटी है ना वो बहुत ज़रूरी है। हमारे मौसम इस तरीके से चेंज हो रहा है कि हमें भी नहीं पता और ना हम उससे लड़ सकते हैं। वो एक टोटली अनप्रडिक्टेबल चीज़ है। उस पे तो ना आपका इख्तियार है जी ना मेरा है। हम चाहे जितनी मर्ज़ी वो वेदर बग ऐप देख लें, मौसम की जितनी मर्ज़ी तब्दीलियाँ देख लें, वो जब बारिश होनी है, एक वो मानसून सीज़न है, उसने होना ही होना है। बिल्कुल ऐसे। और इस दफ़ा जितनी मक्की डैमेज हुई है, मेरा ख़्याल है मेरे एक्सपीरियंस में या मेरे तजर्बे में जितने मैंने देखा है पिछले 10 साल में, इतनी ज़्यादा डैमेज मक्की कभी नहीं हुई। तो ये एक फैसिलिटी होनी चाहिए फार्मर के पास। फिर ये अर्ली हार्वेस्ट के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे फार्म मैकेनाइजेशन की हमने बात की थी, तो वहीं पे कुछ मशीन्स आई हैं, कॉर्न पिकर है और दाने वाली मशीन जो है इनका इस्तेमाल बढ़ा है। तो वो दोनों एक अच्छी ऑप्शंस हैं अब फार्मर के पास कि आप कॉर्न पिकर से करवा लें। आपकी चॉइसेस में आप कौन सा यूज़ कर रहे होते हैं? देखिए जी, मेरी चॉइस में जो अवलीन चॉइस है वो है कॉर्न पिकर और इसमें मैं आपको पायनियर की है ख़ासियत बताऊं कि इसके जो हाइब्रिड है एज़ कम्पेयर टू अदर वैरायटीज़ अवेलेबल इन द मार्केट, इसका दाना नहीं गिरता। जी। तो जब हम कॉर्न पिकर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दाना ना गिरना या कॉर्न पिकिंग मशीन में दाने का ना गिरना ये एक बहुत बड़ी ख़ासियत है क्योंकि उससे ग्रेन लॉस नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि छलियाँ हम हाथों से भी छेल कर रहे हो तो वो लेबर है वो फेंकती है तब भी दाना गिरता है। तो ये वाला जो नेगेटिव पॉइंट है ये पायनियर के हाइब्रिड्स में नहीं है, चाहे वो 1429 है, शाहकार है या 1541 है, इनमें किसी में भी नहीं है। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी ना खासियत है पायनियर की। तो उसके लिए और मशीनरी के लिए भी ना ये बड़ा मौजू हो जाता है कि पायनियर के फील्ड्स को हार्वेस्ट करना, कि जब ये चीज़ ही उसमें से निकल गई है दाना गिरने वाली तो मशीन बड़ी इजीली रन करती है। और जो एक मेन पॉइंट है सबसे बड़ा जो कि यकीन करें कि अलमिया है हमारा लेकिन हम उसमें कर कुछ नहीं सकते, एक सिस्टम है आड़ती सिस्टम। ये चाहते या ना चाहते हुए हमारे साथ मुंसलिक है। और ख़ास तौर पर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है ना, इसमें आड़ती सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो हमारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना उसको मिनिमाइज़ करता है। हमारे सारे डिसीजन और फैसले जो है ना वो एक तरह से आड़ती के साथ मुंसलिक होते हैं और इन्फ्लुएंस भी कर रहे होते हैं हमें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि देखें ज़रूरत है, बिल्कुल है, मैं मानता हूँ कुछ फार्मर्स की ज़रूरत भी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। तो उसमें अब आके ये चीज़ें आ जाती हैं कि उसके पास जो चीज़ अवेलेबल है हमें वही मिलनी है, चॉइस नहीं है उसमें। चॉइस नहीं है। उसने जो आपको देना है आपको विलिंगली और अनविलिंगली वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसने अर्ली का सोइंग है, उसके पास 1429 नहीं है तो आपको कोई और वैरायटी दे देगा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि आप उसके साथ मुंसलिक हैं, नोबडी एल्स इज़ केयरिंग फॉर यू, तो आपको वहाँ से जो भी चीज़ मिल रही है आपको लेनी पड़ेगी। बाज़ों का यूरिया अवेलेबल नहीं है तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट देगा, आपको लगाना पड़ेगा। पोटाश एक क्वालिटी की नहीं है, दूसरी क्वालिटी के अवेलेबल है, जो उसके पास है आपको वो लगानी पड़ेगी। बिल्कुल है, जो इनपुट्स अवेलेबल है वो यूज़ करना पड़ेगा, जो उसके पास है इवेंचुअली आपको वो लगाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर एंड पे एक मसला कि सेल के टाइम पे भी, क्योंकि आपने उससे उधार लिया हुआ है, आप उसके फार्मर हैं, वो आपका आड़ती है, आपने फसल भी उसी को सेल करनी है और टाइमली नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो उस पर आपको चार्ज भी कर रहा होता है एक अच्छी खासी रकम। तो उस टाइम पे फिर जल्दी सेल करने का पॉइंट भी फार्मर के माइंड में रहता है
ताकि अगली फसल के लिए भी ज़ाहिर बात उसको चीज़ें चाहिए। बिल्कुल ऐसे। तो वो फिर जल्द से जल्द मार्केट की तरफ आता है और उसको सेल करने की कोशिश करता है अपनी फसल को, तब चाहे उसको फ़ायदा हो रहा हो या नुकसान हो रहा हो, तो वो डिसीजन भी उसका अपना नहीं रह जाता। तो ये एक ना बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है फार्मर के लिए, जो कि उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कहीं मार्केट से बाय कर सके अपनी चीज़ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, या उसको जब सेल कर सके। मुनीर साहब, आपने हमारे किसानों की जदीद टेक्नोलॉजी को अडॉप्शन करने के हवाले से रहनुमाई की, और उसमें जो है आपने बताया कि लेबर चैलेंजेस, लेबर अवेलेबिलिटी जो है बहुत बड़ा इशू है, और उसमें जो है टाइमली प्लांटिंग नहीं हो सकती, टाइमली हार्वेस्टिंग नहीं हो सकती। इसके अलावा आपने ये भी बताया कि लास्ट ईयर हार्वेस्टिंग के दौरान बहुत ज़्यादा जो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से ओवरऑल सीड इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो किसान भाइयों को ये ज़रा गाइड करें कि कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो वो अडॉप्ट करें ताकि जिससे वो फ़ायदा हासिल कर सकें। देखिए खालिद साहब, टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांस हो गई है, और कुछ तो ऐसी चीज़ें जो कि हमारे पास अभी भी अवेलेबल नहीं है। बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो वो कुछ एडवांसमेंट हमारे पास अभी नहीं है, बट जो हैं बिल्कुल हमें उनको अडॉप्ट करना चाहिए। उसमें सबसे पहले तो फार्म मैकेनाइजेशन, उसमें आप प्लांटर का इस्तेमाल करें, हार्वेस्टिंग के टाइम मशीनरी का इस्तेमाल करें, और इवन स्प्रेज़ मैं इस दफ़ा भी मैंने किया है और मैं लास्ट ईयर भी किया है। मेरे सारे स्प्रेज़ जो हैं ऑन ईच एंड एवरी क्रॉप, राइस, पोटैटो, मेज़, मैं सब ड्रोन से करवा रहा हूँ। सही। सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि आपको मौसमियाती तब्दीलियाँ और मौसम का वो माइंड से निकल जाता है कि आज बारिश हुई है या आज पानी लगा हुआ है तो हम स्प्रे नहीं कर सकते, 2 दिन बाद करेंगे, लेबर नहीं कर सकती, आप मशीन बूम स्प्रे से नहीं कर सकते। तो उन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए ड्रोन एक वाहिद ऑप्शन बचता है जिसमें ये सब पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। बिल्कुल, एप्लीकेशन में डिलेज़ नहीं आते उसमें। एप्लीकेशन में डिलेज़ नहीं है, आपका प्रोडक्ट पूरा इस्तेमाल होता है, जितनी डोज पे इस्तेमाल होता है वो होता है। फिर अर्ली स्टेजेस से लेकर लेटर ऑन स्टेजेस तक, जब कॉर्न के ऊपर आप कॉर्न ईयर के ऊपर फा का अटैक आता है, फॉल आर्मी वर्म का या किसी और भी डिज़ीज़ का, तो ड्रोन से अच्छा ऑप्शन नहीं है आपके पास कोई और। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसका इस्तेमाल किया जाए। पिछले चंद सालों से मुझे याद है फार्मर अक्सर ये क्वेश्चन आता था कि हाइट जो है इतनी ज़्यादा हो चुकी है, अब स्प्रे कैसे किया जाए, ईयरवर्म का अटैक बहुत ज़्यादा है या डिज़ीज़ का अटैक जो है वो आ चुका है, तो उसमें ड्रोन जो है एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। ड्रोन बहुत अच्छी ऑप्शन है, और अब फिजिबल ऑप्शन है, जो सबसे बड़ी बात। फिजिबल ऑप्शन, अवेलेबिलिटी है, पॉसिबल है, और थ्रू आउट पंजाब हर फार्मर के पास एक्सेस है इसकी। अब कंपनीज़ डिफरेंट अवेलेबल हैं जो कि आपको स्प्रेस करके दे रहे हैं, और यकीन करें मिनिमल चार्जेस पे हैं कि जितनी आपको लेबर या बूम कॉस्ट कर रहा होता है उसी पे ड्रोन स्प्रेस भी अवेलेबल है। अच्छा मुनीर साहब, उसमें ये थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों की रहनुमाई करें कि जो आप ड्रोन से एप्लीकेशन करवा रहे होते हैं, पर एकड़ कॉस्ट जो है, ख़र्चा जो है वो कितना आ रहा होता है? खालिद साहब बिल्कुल मिनिमल है। आप 5 से 6 टैंकियाँ पर एकड़ लगवाते हैं जो एक नॉर्मल तरीका है, और एक टैंकी वाला 100 से 120 रुपये लेता है। तो यकीन करें 650 से 700 रुपये आपका पर एकड़ कॉस्ट आ रही होती है, या आप ज़्यादा भी कर लें, कोई 5 भी लगवा लेते हैं तो 600 से 700 कर लें आप इसको, और ड्रोन पर एकड़ का 700 रुपये लेते हैं। अच्छा, तो वो कॉस्ट भी आपकी नहीं बढ़ रही। 50 रुपये कॉस्ट इज़ मेयर। जब हम उसके बेनिफिट्स देखेंगे, जब हम उसका रिज़ल्ट देखेंगे, फिर सबसे बड़ी बात ये एफिशिएंसी तो है। जहाँ पे एक लेबर के एक शख्स ने 5 एकड़ हार्डली स्प्रे करना है, वहाँ पे एक ड्रोन आपका 50 से 70 एकड़ स्प्रे कर सकता है। बिल्कुल ऐसे। टाइम की बचत, आपके स्प्रे की बचत, आपकी सबसे बड़ी हेडेक ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसने आना है, करना है, और लिटरली आपने बैठना है वहाँ पर उसको देखना है कि वो क्या कर रहा है। और सबसे अच्छी बात जो एफिकेसी है स्प्रे की, वो प्रॉपर जाएगी। कहीं पे आप देखते हैं कि बूम में और टैंकियों के स्प्रे में बाज़-औक़ात ये होता है कि हम 20 लीटर की टैंकी में ज़्यादा पानी भी डल जाता है, कम पानी भी डल जाता है जी, लेकिन ड्रोन में वो चीज़ नहीं होगी। पैचेस रह जाते हैं, पैचेस रह जाते हैं, रिपीट एप्लीकेशंस हो जाती हैं कुछ जगहों के ऊपर,
तो वो भी इसमें जो है कवर हो जाएगा। इफेक्ट्स आते हैं बिल्कुल, रिपीट एप्लीकेशंस के भी आते हैं। ड्रोन में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने उसको जीपीएस के थ्रू एक मॉनिटरिंग या एक बाउंड्री आपको लगा दी है, उसने उसमें स्प्रे करना ही करना है। बिल्कुल। और अनटिल और अनलेस जब तक उसका पूरा नहीं होएगा वो वापस नहीं आएगा, या दोबारा उड़ेगा तो वहीं से उड़ेगा। बिल्कुल सही। तो ये सबसे अच्छी फैसिलिटी है मेरे हिसाब से आजकल, और मक्की के लिए तो बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम पे ना पर डे इतने एकर्स कवर हो रहे होते हैं, फिर दिन भी हमारे पास कम हो रहे होते हैं, हमें एक एक दिन से है वो सुंडी भी असर कर रही होती है, और मल्टीपल डिजीजेज बाकी भी इफेक्ट करती हैं। आफ्टर टेस्लिंग ये उसकी हाइट के हवाले से बेस्ट जो है ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। देखिए और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। मैक्सिमम हम ये करते हैं, बन्नों पे बंदे चला देते हैं, एक एक उनकी टैंकी हाथ में पकड़ा देते हैं कि यार आए सेट आते हैं, स्प्रे मार, बॉर्डर कवर कर लेते हैं। दैट्स इट। और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो मेरा हिसाब से ड्रोन की जो फैसिलिटी है इसको अडॉप्ट करना चाहिए, और ये कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो आप अभी करंटली इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे फार्मर्स को भी रहनुमाई करें, किसान भाइयों की, ताकि वो भी उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें? कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि पायनियर ने अब मुतारफ़ करवाई हैं, और वो टेक्नोलॉजीज़ मैंने कुछ साल पहले एक्सपो में देखी थी। तो वो एक ख्वाब था कि कभी ना वो हमारे पास भी अवेलेबल होंगी। उसमें सैटेलाइट इमेजरी और NDVI टेक्नोलॉजी, बिल्कुल। ये दो टेक्नोलॉजीज़ हमें फ्री ऑफ कॉस्ट पायनियर ने दी हैं। जो सबसे बड़ी बात, मतलब कि हम सोच नहीं सकते थे कि ये चीज़ें होंगी, बट वो हो रही हैं। ये ओवरऑल पूरे पंजाब में जितने भी हमारे पास बान ग्रोअर्स हैं, सबको हमने ये फैसिलिटी जो है इस दफ़ा जी बिल्कुल, वो हमें हर वीकली रिपोर्ट आती है, सैटेलाइट इमेजरी आती है हमारे प्लॉट्स की, जो कि हमें बिल्कुल ये बताती है कि हमारे किन प्लॉट्स पे, किस जगह पे, या यकीन करें किस एकड़ में पेस्ट अटैक है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, या और भी कोई मल्टीपल डिजीज़ चल रही हैं, तो उसके बारे में हमें डिफरेंट तरीक़ों से, मतलब कलर शो हो रहे होते हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड, डिपेंडिंग ऑन थ्रेशोल्ड, द डिजीज़ एंड पेस्ट, वो हमें बता रहे होते हैं। तो उनको देख के हम बिल्कुल डिसीजंस कर सकते हैं, और उस इमेजरी को माइंड में रख के हम पेस्ट स्प्रेस कर सकते हैं, और फैसले ले रहे होते हैं कि उस जगह पे कौन सी स्पेशली इसकी जो प्रोडक्टिविटी जोन रिपोर्ट है और नाइट्रोजन रिपोर्ट है, वो बहुत ज़्यादा फार्मर को जो है ना उसमें सपोर्ट कर रही होती है डिसीजन मेकिंग में। सर बिल्कुल, देखें दो स्कूल्स हैं। एक तो ये अपने प्लांट को देख के चल रहे होते हैं, जहाँ पे हम फैसले ले रहे होते हैं कि अब प्लांट इस साइड पे है, इस हेल्थ में है, तो हमने क्या लगाना है। उसको बोरी यूरिया की ज़रूरत है तो हम बोरी लगाएंगे, उसको हाफ़ की ज़रूरत है हाफ़ लगाएंगे, साथ कुछ और ज़रूरत है तो हम वो लगा देंगे। जो एक पुराना हमारा स्कूल ऑफ थॉट है कि जिन हमने पहले प्लान किया हुआ है, जी आप प्लाट एक कमज़ोर है, इनको सिर्फ 5 बोरी यूरिया लानी, ये प्लॉट हमारा उससे बेहतर है, इसको हमने 4 लगानी है, तो उस स्कूल को टोटली ख़त्म करता है। बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे पास इमेजरी के थ्रू हमें सारा उसका रिज़ल्ट आ रहा है कि आपको किस चीज़ की डेफिशिएंसी, कौन सा प्लॉट किस जगह पे दे रहा है। वो प्लांट हेल्थ आपको बता रही है, वो इमेजरी की सूरत में आपके पास डेटा आ रहा है, तो उससे हमारे लिए डिसीजन मेकिंग बहुत ईजी हो गई है। सर हमारा ये अपने पासबान ग्रोअर से प्रॉमिस है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आएगी, इंशाल्लाह हम सबसे पहले पासबान ग्रोअर्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे होंगे। सर बिल्कुल, आप ये इसको पासबान ग्रोहर्स को करवाएं, और यकीन करें, रिक्वेस्ट भी है बाकी फार्मर्स को, ये मेरी मशवरा भी है कि इस फैसिलिटी को जितना जल्दी हो सके अडॉप्ट करें, कि फ़ायदा हमारा ही है। जी। अब एक यूरिया की कॉस्ट ले लें, 4000 से 4500 रुपये वेरी कर रही होती है मार्केट के हिसाब से। तो अगर वही आपकी 2-2 बोरी बच जाए तो यार 8 से 10,000 रुपये का तो फ़र्क आ गया। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप उसको पर एकर्स पर डिवाइड कर लें या मल्टीप्लाई कर लें, ROI बेहतर हो जाएगा। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ऑफ द डे आपने देखना तो यही आपको बचा क्या है। बचा क्या है, बिल्कुल ऐसे। तो कारी हम इसलिए रहे, तो जब हमारा ही अपना फ़ायदा है उस चीज़ में, और एक चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो वाई नॉट। माशाल्लाह से आप पढ़े लिखे ज़िम्मेदार हैं, और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पिछले चंद सालों में बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार का नुकसान हुआ है। इस हवाले से भी बड़ी डिस्कशन हो रही है मौसमियाती तब्दीलियों पर, तो किसान भाइयों को थोड़ा सा रहनुमाई करें, गाइड करें कि किस तरह से वो मौसमियाती तब्दीलियों से बच सकते हैं या उनके असरात को कम कर सकते हैं। देखिए खालिद साहब, मौसम तो हर साल एक डिफरेंट तरीके से प्ले कर रहा है। 2013 लॉन्ग विंटर्स, लास्ट ईयर गर्मी ज़्यादा थी, इस साल
बारिशें ज़्यादा थी और अनप्रिडिक्टेबल बारिशें थी। बिल्कुल ऐसे। तो उसके लिए मेरी फार्मर से रिक्वेस्ट ये है कि आप अपनी मेज़ को जितना जल्दी प्लांटेशन उसकी पूरी कर सकते हैं आप उसको करें। पॉसिबली फेब में हो सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन एज सून एज पॉसिबल उसको मार्च में भी जितना भी जाए फर्स्ट वीक में उसको कवर अप करने की कोशिश करें। बिल्कुल कि ऐसे। आप जितना जल्दी उसको कवर अप कर लेंगे उतनी जल्दी आपकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी, रेट्स बेहतर हो जाएंगे, आपको एक प्रॉपर विंडो मिल जाएगी उसको संभालने के लिए, फिर अगली फसल के लिए भी ऑब्वियसली ज़रूरी है। मुनीब भाई, जो पैदावार का डाटा हमारे पास आ रहा होता है ना, वो भी इसी बात को सपोर्ट करता है कि बहारिया मकई को जितना टाइमली आप प्लांट करेंगे उतनी बेहतर पैदावार हासिल करेंगे। जितना ज़्यादा लेट में लेके जाएंगे उसमें यह है कि टेम्परेचर एक्सट्रीम्स बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर की वजह से जो है आपको पता है कि उस वक्त ऑलमोस्ट 48-50 तक जो है टेम्परेचर टच कर जाता है, उसकी वजह से पैदावार जो है इफेक्ट होती है। टाइमली प्लांटिंग इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। जी बिल्कुल, देखें हर चीज़ वक्त पे अच्छी लगती है और जो इसका एक टाइम विंडो है कोशिश करें कि उसके अंदर ही हम इसको पूरा करें, क्योंकि मौसम ने क्या करना है इसका कुछ नहीं पता, ना आपको पता है ना मुझे पता है, एक टोटली अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है। तो हम जितनी प्रिवेंशन कर सकते हैं वो तो हम करें। बिल्कुल। तो उसको टाइमली सोइंग करें उसकी पूरी, ताकि टाइमली वो चीज़ हार्वेस्ट हो सके। इसके अलावा जी कोशिश करें कि हम शॉर्ट मैच्योरिटी वैरायटीज़ हैं जो उनकी तरफ आएँ। P1541 लास्ट ईयर बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, 20 डेज़ का मार्जिन भी देता है, तो लेट में लगाने के लिए और इवन अर्ली के लिए भी ये बहुत अच्छी वैरायटी है। अच्छा, ये P1541 आपका जल्दी पक के तैयार हो गया था? जी बिल्कुल, ये बाकी वैरायटियों की निस्बत काफ़ी जल्दी पक जाता है और जो इसका डेटा हमें दिया गया था, जो हमारे से नॉलेज शेयर किया गया था 15 से 20 दिन का, इसने बिल्कुल उसके हिसाब से ही, और यील्ड भी बहुत अच्छी थी इसकी। सही। सबसे एंड पे इसमें मैं ये कहूँगा कि फार्मर को चाहिए कि इन सब मुश्किलात को टैकल करने के लिए ऐसी वैरायटीज़ लगाएं जो कि हीट टॉलरेंट हो, जल्दी पक कर तैयार हो जाएं और मौसम के साथ अच्छी बर्दाश्त रखें। ये सब पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। मौसम बड़े अनसर्टन हो गए हैं, उसमें बिल्कुल ऐसे हाइब्रिड्स का इंतखाब बहुत ज़रूरी हो गया है जो टेम्परेचर को बेहतरीन बर्दाश्त करते हों, रफ़ एंड टफ़ हों। जो बिल्कुल जी, पायनियर के पास 2 वैरायटीज़ है, एक शाहकार और दूसरा P1541। दोनों बेहतरीन वैरायटीज़ हैं, जल्दी पक कर तैयार होती हैं और सबसे अच्छी बात ये दोनों हीट टॉलरेंट है, ना अपना वेट लूज़ करती हैं, ना पौधा अपना रंग बदलता है और एंड तक ग्रीन रहती हैं, जिसकी वजह से एक अच्छी यील्ड भी देती हैं ये दोनों वैरायटीज़। ये दोनों वैरायटीज़ हाईली रिकमेंडेड है और एक्सपीरियंस्ड वैरायटीज़ हैं, हमने ख़ुद भी इसको एक्सपीरियंस किया है और बिल्कुल पूरी हमारी तवक्कुआत पे ना पूरा उतरती हैं दोनों वैरायटीज़। मुनीब भाई, पिछली बहारिया के हवाले से जो है फार्मर्स को थोड़ा सा, किसान भाइयों को ये बताएं कि आपने टोटल कितने एकड़ मकई काश्त की, कौन कौन से हाइब्रिड लगाए थे और उन हाइब्रिड्स की औसत पैदावार क्या रही? देखिए खालिद साहब, मैंने पायनियर की तीनों वैरायटीज़ काश्त की थी। अर्ली में मैंने P1429 और 1541 काश्त किया था, लेट में शाहकार काश्त किया था। तो मेरे पास तीनों वैरायटीज़ ने बहुत अच्छी पैदावार दी थी। 1429 की जो एवरेज यील्ड मेरे पास आई थी अराउंड 150 एकड़ की, वो थी 120 से 25 मन, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट प्लॉट्स और वो सिनेरियो जो कि मौसम के हिसाब से कुछ अर्ली कास्ट में बेहतर भी थे, कुछ पिछली बार कास्ट में लो साइड पे भी थे, बट ऑन एवरेज 120 से 25 मन में थी। बिल्कुल सही। जो P1541 है उसकी एवरेज मेरे पास तकरीबन 127 मन आई थी। उसमें सबसे ख़ासियत जो उसकी खसूसियत थी, छली यकसा साइज़ की थी और ग्रेन का वेट बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से उसने बाकी वैरायटी से बड़ा आउट क्लास परफॉर्म किया था। और अर्ली और लेट कास्ट के लिए दोनों में उसको मैंने डिफरेंट प्लॉट्स पे तजर्बा किया था, दोनों पे ही उसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट था। लेट में जी शाहकार मेरा ख्याल है उससे बेहतर और कुछ नहीं, 115 से 20 मन डिपेंडिंग ऑन वेदर और जिस टाइम विंडो में वो लगा था। मेरा लास्ट प्लॉट तकरीबन 10 मार्च को लगा था और उसमें भी 110 मन से प्लस उसने पैदावार दी, बट ऑन एवरेज क्योंकि जो पहले लगी थी दोनों को मिला के तकरीबन 115 से 20 मन की मेरी उसकी भी एवरेज यील्ड आई थी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि दरमियानी से लेट प्लांटिंग में शाहकार सिर्फ नाम नहीं है बल्कि इसकी परफॉर्मेंस भी शाहकार है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। इस साल भी, पिछले साल भी और सिर्फ दाने में नहीं साइलेज में भी शाहकार जैसी परफॉर्मेंस किसी और वैरायटी ने नहीं दी। मतलब एक आइडियल सीड है आपके पास लेट कास्ट के लिए। मुनीब भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का, आपके साथ का, बड़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन जो है वो रही।
उम्मीद है हमारे किसान भाइयों ने बहुत अच्छी इससे मालूमात हासिल की होंगी। थैंक यू सो मच खालिद साहब, आपने इनवाइट किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस डिस्कशन जो हुई है हमारी मेज़ पे फार्मर्स तक पहुँचेगी इस पॉडकास्ट के थ्रू, और वो उससे फ़ायदा हासिल करेंगे। एंड इन नियर फ्यूचर या इन फ्यूचर आप और भी फार्मर्स को इसी तरीके इनवाइट करते रहेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। किसान भाइयों, आपके भी वक्त और साथ देने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आज की एक बड़ी अच्छी प्रोडक्टिव डिस्कशन रही होगी और आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। अपना फ़ीडबैक, अपनी कीमती आरा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 032 29 29 29 29 पर दे सकते हैं। कॉर्टिवा एग्री साइंस का पेज लाइक और फॉलो करें। अगली एपिसोड तक के लिए हमें इजाज़त दें। करेंगे मकई की बात पायनियर के भरोसे के साथ। अल्लाह हाफिज़।